चलो आवाज़ आ रही है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कल प्रशंसा ने एक अच्छा सजेशन दिया, तो उसने बोला अपन आंसर की जगह ना पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, उसको कितने टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि जीबीए को परिभाषित कीजिए, तो दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो है कि अपन किसके अनुसार लिख दो, FRBM एक्ट के अनुसार, कि अपने यहाँ जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ना, वो जीबीए को डिफाइन करता है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है अपन वर्ल्ड बैंक वगैरह किसी का भी नाम लिख दो। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है ना, कि अपन लोग डायरेक्ट जीबीए को लिखो और उसमें वैल्यू एडिशन पॉइंट को बढ़ा लो। तो सबने वो राम कहानी लिखी होगी जीबीए क्या होता है। अब ना जो जीबीए में मेन काम की चीज़ लिखनी है ना, कि जीबीए में ना इंटरमीडिएटरी को नहीं लिखते हैं अपन, सब किसको लेते हैं, फाइनल को। एक चीज़ तो जीबीए लिखने बहुत ज़रूरी है, बिना उसके ना वो फिर इनकम मेथड पे चला जाएगा। यदि तुमने ये फाइनल गुड्स अकेला लिखा है तो उसमें ये लिखना है कि जो भी इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है हमेशा जीबीए में से, सिर्फ फाइनल आउटपुट को लिया जाता है। लिखा। सेकंड चीज कि जो भी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सभी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं आजकल, जीबीए का। तो सेकंड चीज में लिखनी है जरूरी है। दो चीज हो गई। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाले आरबीआई के गुणात्मक उपाय। तो अब इसके लिखने के दो तरीके हैं कि पहली चीज अपन डायरेक्टली दो या तीन उपाय के या चार उपाय के नाम लिख दो, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, कोई भी तीन उपाय लिखो और उसको एक एक लाइन में बता दो कि उस उपाय का मतलब क्या है। तीसरा तरीका कि हम एक लाइन में बता दो कि गुणात्मक उपाय होते क्या हैं, फिर चार पांच उपाय के नाम लिख दो। तो किसी भी एक तरीके से जा सकते हो। तो ध्यान रखना, गुणात्मक उपाय या क्वालिटेटिव टूल्स अपन उनको बोलते हैं जो ना डायरेक्टली पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करते हैं, जो जनरली प्रेशर क्रिएट करने वाले टूल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव टूल। और जो डायरेक्टली पॉलिसी को बदलते हैं उनको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, नाम सबको पता होगा चार पांच। एक मोरल सुएजन हो गया, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्रेडिट राशनिंग हो गया। क्रेडिट राशनिंग मतलब किसी आदमी को आप फॉर एग्जांपल जैसे तुम कार लेने जाओगे तो तुमको पता है कि 100% अमाउंट ईएमआई पे मिल जाता है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। कि अब मान के चलो कि कोई आदमी 5 लाख की कार लेने जा रहा है और उसकी महीने की इनकम 2 लाख रुपए है, तो उसको पूरी 5 लाख की ईएमआई मिल जाएगी, क्योंकि पता है यार वो कभी भी अपनी सैलरी से पैसे चुका देगा। लेकिन यदि किसी आदमी की महीने की इनकम है 30,000 और वो 5 लाख की कार लेने जा रहा है, तो उसको हार्डली जो अमाउंट मिलेगा ना वो 30 से 40% मिलेगा उसको टोटल कार की कॉस्ट का। मतलब उसको 2-2.5 लाख तो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पता है कल भी कोई भी दिक्कत आ गई ना तो एक क्रेडिट या हमारा ईएमआई कैसे चुका पाएगा। तो एक क्रेडिट राशनिंग हो गया। अगला लिख लो, डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन में ना आरबीआई एक पीसीए लिस्ट निकालता है, पीसीए। उसमें क्या करता है, बैंकों के नाम आ जाते हैं कि आप इस चीज़ में खर्चा नहीं कर सकते हो, आप इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हो, अब आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो, आप नई ब्रांच नहीं खोल सकते हो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। डायरेक्ट एक्शन के थ्रू आरबीआई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारात्मक आदेश। नेक्स्ट, आरबीआई टाइम टाइम पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता जाता है। तो ये 4 प्रकार के अपने मेजर टूल्स हो जाते हैं। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 नई प्रवृत्तियां या कोई भी 3 न्यू ट्रेंड। चलो खुद ही लोग लॉजिकल सोचो कि जो भी हमारे सामने सबसे बड़ा ट्रेंड आया इकोनॉमी में वो कौन सा आ चुका है, कौन सा, डिजिटलाइजेशन या फिनटेक या यूपीआई। चलो पहला ट्रेंड तो आ गया सबके लिए। सेकंड चीज, अगला कौन सा ट्रेंड आया इंडिया में, स्टार्टअप कम है कि बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम आ चुका है। सेकंड ट्रेंड हमारे यहाँ ये आए। थर्ड ट्रेंड पे जा रहे हैं, क्या लगता है अपने यहाँ नॉर्मल दुकानें ज़्यादा बढ़ रही हैं कि ई कॉमर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगला ट्रेंड ई कॉमर्स हो गया। चलो
अब जो भी नई कार आ रही हैं आजकल, स्कूटी आ रही हैं, सब किसकी तरफ ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं? ई व्हीकल्स। तो रिन्यूएबल और ई व्हीकल्स एक कंबाइंड टर्म आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई व्हीकल्स। और एक और जो नया ट्रेंड आया है ना, कि हमारे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर कंजम्पशन पैटर्न बढ़ता जा रहा है, कि अब जो भी नई खरीदारी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, ना कि शहरी क्षेत्रों में। बेसिकली कोविड के बाद से ना इंडिया में एक नया ट्रेंड आ चुका है इकोनॉमी का, कि पहले हमारे यहाँ पे ना दो टाइप की होती है, मतलब जिसको अपन सेलिंग बोलते हैं। तो जनरली ऐसा मानते हैं कि जो भी मार्केट में खरीदी बिक्री होती है ना, खरीदी जनरली दो प्रकार की होती है। या तो एक प्लान्ड होती है कि आप 2 महीने 3 महीने पहले से सोचते हो वो चीज़ खरीदनी है, या फिर एकदम से मार्केट में पहुंचते हो कोई भी चीज़ को खरीद लेते हो। जैसे तुम लोग सोचो कि मोबाइल खरीदने जाते हो, तो प्लान्ड परचेस होता है कि मार्केट परचेस होता है? प्लान्ड परचेस होता है। लेकिन रास्ते में पानी पूरी खाना है या मोमोज खाने हैं, तो वो प्लान्ड है कि मार्केट परचेस है? मार्केट परचेस है। तो इंडिया में पहले ऐसा होता था कि जो भी किसान लोग या गांव के लोग होते थे वो किस पर जाते थे? हाँ, और जो भी शहरी लोग थे वो जाते थे मार्केट परचेस पे, कि आप शॉपिंग मॉल गए हो, एकदम से आपने एक जीन्स खरीद लिया, पसंद आया तो। अब ना इंडिया में ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो चुका है कोविड के बाद से, कि जो शहरी क्षेत्र है वो किस पे आ चुके हैं? अब प्लान्ड परचेस पे, और गाँव के लोग किस पे आ चुके हैं? मार्केट परचेस पे। बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखना हो तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में एक रिपोर्ट आई थी फिनिक्स सिटाडेल की इंदौर में, तो उसका जो फुटफॉल है, मतलब जनरली कोई मॉल बनता है ना तो 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक फुटफॉल मतलब कितने लोग आए हैं, और सेकंड परचेस रेट कि कितने लोगों ने सामान खरीदा है। तो जैसे तुमने इंदौर में शॉपर्स स्टॉप का नाम सुना होगा, LIG पे, तो उसका जो फुटफॉल और जो उसका रेशियो है वो 60% के आसपास चलता है। यदि वहाँ पे 100 लोग घूमने आए हैं ना तो 60 लोग सामान खरीद के जाते हैं, जबकि फिनिक्स सिटाडेल में सिर्फ 1.2% था। यदि 1000 लोग पहुंच रहे हैं ना एक दिन में, तो सिर्फ 12 लोग ही ऐसे जो शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी खा रहे हैं, मतलब शॉपिंग मतलब नहीं, सामान मतलब कुछ भी खा रहे हैं। बाकी मतलब जाने वाले 988 ना सिर्फ वहाँ पे सेल्फी ले लेके आ रहे हैं, मतलब अपने साथ ही हुआ होगा सबके साथ, एक एक दो बार हुआ, कुछ लेके नहीं आए। मतलब आदमी ना वहाँ पर जाके इवन ना क्या बोलना चाहिए, मैकडी की आलू टिक्की भी नहीं खा रहा 12, 20 और 25 रुपये की, बस लोग जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड ना इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है बेसिकली गांव के क्षेत्र में, कि अब गांव के लोग बिल्कुल जाते हैं मार्केट परचेज पे, अपन लोग करते हैं बहुत ज़्यादा प्लान्ड परचेज। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारत ने गरीबों के क्षेत्र में, थोड़ा क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, तो गरीबी उत्थान के क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं? हाँ, पॉवर्टी रिडक्शन में भारत की उपलब्धियां क्या हैं? क्वेश्चन को बेसिकली ये पूछना था। अब ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो बहुत सारे टाइप से लिख सकते थे, बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये कि थोड़ा सा ना इसको अपन डेटा के साथ लिख दो। तो बार बार जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वही वाला लिख दो, कि भारत ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार कितने लोगों को? 415 मिलियन लोगों को, 415 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर किया है 2005 और 2019 के बीच में, या 20 के बीच में। 15 साल में हमने लगभग अपने यहाँ पे 41 करोड़ लोगों को बाहर किया है। पहला डेटा तो ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड डेटा इसी का ये है कि 2015 में ना हमारे यहाँ पे 24.85% लोग थे मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब जो 2021 में आके रह गए हैं 14.96। अब पहले था 24.85 और अब है 14.96, 2015 और 2021 के बीच में। ठीक है,
एक तरीका होगा डेटा वाला, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपन उसको वही अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दो। तो पहला तो अपन क्या दिखा दो कि सरकार की योजनाओं के रूप में, तो जैसे अपन दिखा सकते हो प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। सेकंड अपन दिखा दो महिलाओं के क्षेत्र में, तो जो भी तुम्हारी वुमेन्स के रिलेटेड स्कीम या पॉलिसी चल रही हैं वो तुम दिखा सकते हो। अगली चीज़ तुम दिखा सकते हो हेल्थ और एजुकेशन में, तो हेल्थ में तुम क्या दिखा सकते हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। तो ये सब भी गरीबी को कम करने के अपने यहाँ पे उपाय हैं या उपलब्धि है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। खाद्य सुरक्षा के 3 मुद्दों को लिखिए। अब डायरेक्ट 3 मुद्दे लिख दो, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ना, इसको अपन वही सेगमेंट में डिवाइड कर दो कि 3 हेडिंग में डिवाइड कर दो। तो पहली हेडिंग क्या हो सकती है खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। फिर अपन उसमें लिख दो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उनकी कीमत कम होनी चाहिए, सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, उनकी पहुंच, सेकंड डायमेंशन। और अगली चीज़ भविष्य की अनिश्चितता, कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है अपने यहाँ पे, फूड प्राइजेस एकदम से शार्पली बढ़ जाती हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। तो ऐसे 3 सेगमेंट को डिवाइड अपन कर सकते थे। या फॉर एग्जांपल और लिखना चाहो भविष्य के मुद्दों में, तो जैसे लिख सकते हो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से लिंक करके। वो तो अपन मानो बहुत ना भला है कि अपन लोग ना गेहूँ वेहूँ लेके नहीं आते हैं। टर्की वगैरह की हालत देखो कितनी खराब हो चुकी है रशिया यूक्रेन की वजह से। चलो अगला, ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 पार्ट थे और अपन को सिर्फ 3 चीज़ें करनी थी। तो सबसे पहले अपनी स्थापना आ जाएंगे, तो कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985, पहला हो गया। सेकंड मुख्यालय नेपाल काठमांडू, और थर्ड पूछा है स्थापना के समय देश। तो टोटल कितने देश थे, 7। तो बस 7 हो गया, अपने नाम लिख देना। नाम सबको पता ही होगा, बस अफगानिस्तान छोड़ देना, अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ था। उसके अलावा बचे हुए 7 इस शुरू से हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारत में 3 सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। तो जो 3 MNC के नाम लिखना है ना, ये भी अपन इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तो अपन इसको लिख सकते हैं निवेश के आधार पे, या तो तरीका ये हो गया 3 कंपनियों को लिखने का। या इनका सेकंड भारत में व्यापार के आधार पे, तीसरा भारत में पहुंच के आधार पे, या चौथा तरीका तुम्हारा क्या हो सकता है कि भारत में इनका परसेप्शन या लोगों के मानसिकता के आधार पे, कि लोग किसको बड़ी मानते हैं। तो इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते थे। यदि अपन भारत में पहुंच के आधार पे देखें तो बताओ, पहुंच के आधार पे भारत में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी? हाँ नहीं, विदेशी कंपनी लिखनी है। पहुंच के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी होगी? तुम सबके पास है वो कंपनी, मोबाइल में है। कौन सा? गूगल। सबसे पहले तो गूगल ही है ना अपन सबके पास। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तुम्हारे मोबाइल में है। सेकंड नंबर पे आती है फ्लिपकार्ट, बट फ्लिपकार्ट कंप्लीटली ऑन्ड बाय किसके द्वारा है? कौन सा ग्रुप है? वॉलमार्ट, ठीक है। थर्ड नंबर है तुम्हारी अमेजन। तो अपनी रीच के बेसिस पे सबसे ज़्यादा ये है इंडिया में। अब यदि रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो वो भी एक मोबाइल की कंपनी है। सबसे ज़्यादा सैमसंग का है फॉरेन कंपनी में रेवेन्यू के मामले में। एप्पल नहीं आती है, बहुत लिमिटेड आदमी खरीद रहे हैं। तो वैल्यू के हिसाब से अपनी सैमसंग हो जाएगी, ठीक है। और यदि अपन यदि ऐसे देखें कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से, तो वो हो जाती है कोलगेट। कोलगेट इंडिया का नहीं है, पता है ना? हाँ, कोलगेट नहीं है, अपने यहाँ का डाबर लाल दंत मंजन है। ये सब कोलगेट वोलगेट फॉरेन कंपनी है। कोलगेट पैमोले भी है उसका पूरा नाम, तो उसकी सब्सिडरी इंडियन है, बाकी वो एक्चुअल इंडियन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की
सबसे महत्वपूर्ण किन्हीं 3 कठिनाइयों को लिखी है। तो बताओ राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी कठिनाई इंडिया में क्या है? क्या लगता है तुम लोग को? कौन सा? दोहरी गणना। ठीक है, चलो डबल काउंटिंग हो गया, सबसे बड़ी कठिनाई। ठीक है, और कौन सी कठिनाई लग रही है? नेग्लेक्टिंग स्मॉल वेंडर्स। ठीक है, पता है सबसे बड़ी अपने यहाँ पे समस्या क्या है नेशनल इनकम में, कि अपने यहाँ इनफॉर्मल सेक्शन को अपन गिनते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने इंडिया में ये है कि इनफॉर्मल सेक्शन को अपन नहीं गिनते हैं। शायद एक आध किसी ने इसका नाम सुना हो, नाम सुना है किसी ने? केयर इकोनॉमी। तो यूएस की जीडीपी इतनी बड़ी वाकई में नहीं है ना जितनी वो हमें दिखाई जाती है। तो यूएस की जीडीपी का सबसे बड़ा होने का पता रीजन क्या है उसके यहाँ पे? केयर इकोनॉमी हो चुकी है। अब हम समझते हैं बेसिकली केयर इकोनॉमी क्या होती है। किसी का भी कोई रिश्तेदार यदि यूएस में रह रहा हो तो कितना भी अमीर आदमी उसके घर पर नौकर नहीं होगा काम करने वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सब गांधी जी को मानते हैं, तो उनको लगता है अपना काम खुद करना चाहिए। तो जब अपन यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पे एक रूल बुक मिलती है कि गांधी जी को आदर्श को मानने वाले यूएस में आ सकते हैं। ऐसा पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। यूएस में जो मिनिमम वेज एक्ट है ना वो बोलता है कि एक आदमी की मंथली मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 8,000 यूएस डॉलर। हाँ, ये यूएस का मिनिमम वेज एक्ट बोलता है कि आप यूएस के किसी सिटीजन को काम पे लगा रहे हो, यूएस के सिटीजन को, तो उसको इतनी मिनिमम सैलरी देनी है। अब जो इंडिया से अपने भैया रिश्तेदार गए हैं आउटसोर्सिंग करने के लिए, उनकी मंथली सैलरी कितनी है? 3,000-4,000 डॉलर। मतलब किसको मिलना है महीने के यार? बताओ, अधिकतम 7-8 लाख से सैलरी किसके पास आ रही है? तब बेचारा कमा इतने रहा है, देने इतने हैं, तो इसलिए वो सब क्या हो जाता है एकदम गांधीवादी, अपना काम खुद करते हैं। तो यूएस में क्या होता है ना कि जैसे अपन अपने घर में बात करें यार कि जो पापा की सैलरी है ना वही जीडीपी का पार्ट है। मम्मी दिन भर घर पे जो काम कर रही है वो जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। तो यूएस में क्या होता है ना कि केयर इकोनॉमी को भी मोनेटाइज कर देते हैं कि वो ऐसा मान लेते हैं कि यदि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में 20% महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ का काम कर रही हैं तो उनको भी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए हर महीने की? 8,000 डॉलर। एक साल की 96,000 डॉलर। तो उसको भी जीडीपी का इनबिल्ट पार्ट मान लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम अपने इंडिया में ही आ जाती है। तो ना तो अपन का इनफॉर्मल सेक्टर आ पाता है और ना ही केयर इकोनॉमी आ जाती है। सोचो ना केयर इकोनॉमी आ जाए, पापा की सैलरी हो रही महीने के 50,000, मम्मी का बिल बना दिया 1.5 लाख का, ये खाना बनाया, ये किया, वो किया, सब सर्विस के चार्ज 1.5 लाख रुपए। बढ़िया, सोचो घर की इनकम हो गई सबकी साल की 40 लाख, सब EWS से बाहर। चलो लिख लिया। थर्ड सबसे बड़ी अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है ना तो वो अपने यहाँ पे टैक्स इवेजन और अनरिपोर्टिंग। टैक्स इवेजन और अनरिपोर्टिंग, करों की चोरी और कम जानकारी देना। सबको पता ही होगा जिनके लोगों के यहाँ भी 2, 4, 5, 10 साल में घर खरीदे गए होंगे कि घर खरीदा जाता है 50 लाख में, रजिस्ट्री होती है 5 लाख की। तो जो तुमने 45 लाख रुपए बचाए हैं तो वो टैक्स इवेजन का भी पार्ट है और अनरिपोर्टिंग का भी पार्ट है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ जब सिलेक्शन इलेक्शन सबका हो जाए तो कोशिश ये करना घर में एक आध कोई आदमी ऐसा हो जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो उसका ITR भरवाना चालू करना बढ़िया। और उसका ITR कितना भरवाना? साल का 40-45 लाख का। अब तुम सोचो यार, तुमने यदि 40 लाख 30 लाख की इनकम दिखा दी है तो टैक्स कितना भरना पड़ रहा है? 5 लाख 6 लाख। मतलब तुम सरकार को 6 लाख रुपए देके ना साल के 50 लाख वाइट कर सकते हो। मतलब मैं अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, कर सकते हो। बढ़िया एकदम इनकम दिखाना चालू कर दो मम्मी की कि मम्मी ने एकदम क्या लगा लिया, पापड़ बनाने की फैक्ट्री, और साल के 50 लाख के पापड़ बेच दिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन के एक पार्ट है कि 2 पार्ट है? 2 पार्ट। तो प्रॉपर 2 पार्ट में लिखना है। एक तरफ आ जाएगा व्यापार संतुलन और दूसरी तरफ भुगतान संतुलन।
ठीक है। अब व्यापार संतुलन बेसिकली क्या होता है कि एक साल के अंदर ना एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के द्वारा कितना आयात और कितना निर्यात किया गया है, तो उसका जब भी हम प्रॉपर रेशियो निकालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। तो यदि अपने यहाँ से आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो भुगतान संतुलन क्या होगा अपने यहाँ, नेगेटिव या ट्रेड डेफिसिट होगा। और यदि अपने यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है। अब सेम पेमेंट में है, लेकिन ध्यान रखना पेमेंट के साथ अच्छी चीज़ क्या हो जाती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना, कि यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सर्विस, और सर्विस में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट इन इनविजिबल्स या अदृश्य भुगतान। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यूएस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया अलग चीज़ है, बट मैंने यदि यूएस में जाके एक म्यूजिक कंसर्ट में गाना गाया है तो वो डायरेक्ट कोई चीज़ तो है नहीं है, उसका पेमेंट भी होगा, तो वो सब आ जाते हैं अपना पेमेंट इन इनविजिबल्स में। ठीक है। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन वाले फॉर्म में सब ट्रेड में हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सरप्लस है डेफिसिट, और कंक्लूजन में लिखा सकते हो कि भारत का जो व्यापार संतुलन होता है हमेशा वो क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन जो भारत का भुगतान संतुलन है वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लिखा। चलो, तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव क्यों हो जाता है, उसका किसी एक आध को रीजन बताएं। हाँ, तो उसका रीजन है अपने इंडिया में आने वाली वर्ल्ड की हाईएस्ट रिमीटेंस, कि जो अपने यहाँ पे रिमीटेंस आती है ना उसकी वजह से अल्टीमेटली अपन किस में आ जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव में आ जाते हैं। और यदि कभी 11 मार्कर में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है ना वो हमेशा बैलेंस या पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चल रहा है तो कंट्री को कर्जा किससे लेना पड़ रहा होगा, IMF से, जो पाकिस्तान की हालत है, तो वो देश कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भले नेगेटिव जाए बट पेमेंट हमेशा पॉजिटिव या अपना बैलेंस होना चाहिए। चलो अगले पे आ जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहला घिसा-पिटा तरीका वही है कि 4-5 कंपनियों के नाम लिखते जाओ और उनका योगदान लिखते जाओ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत ही बचपना टाइप का लगेगा। तो डेफिनेशन में क्या करो, एक लाइन में दिखा दो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, फिर अपन आ जाएंगे डायरेक्टली उनके योगदान पे। तो सबसे पहला योगदान क्या है इन कंपनियों का भारत में, कि डायरेक्टली FDI लेके आती हैं या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेके आती हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट इनका ये हो जाता है। सेकंड क्या है इनका, कि भारत को ना फ्री में तकनीक का हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती है। लिखा। चलो अगला इनसे क्या हो जाएगा कि भारत में ना स्किल्ड मैन पावर बढ़ता है, कि न्यू स्किल्स बढ़ते जाते हैं इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगली चीज रोजगार का सृजन करती हैं या एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। नेक्स्ट चीज, जब भी कंपनियां भारत के किसी क्षेत्र में जाती हैं तो सरकार से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना की मांग करती हैं, तो उसका विकास हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन कंपनियों की मदद से ना इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो हमें फॉरेक्स मिलना चालू हो जाता है। लिखा। और सबसे लास्ट में कि जो CSR जैसी कंप्लाइंस आई है अपने इंडिया में वो किसकी वजह से आई है, MNCs की वजह से। तो जो भी हमारे देश का प्रशासनिक गवर्नेंस का ढांचा है उसमें भी सुधार पे बल देती हैं ये सारी कंपनियां। अब लेकिन यदि कभी 11 मार्कर में हो या कंक्लूजन में लिखना चाहो तो लिखो इनकी तरफ से या इन कंपनियों का एक नकारात्मक पक्ष भी देखने मिलता है, जो भारत में किसके रूप में आता है, जनरली आय के असंतुलन या इनकम इनइक्वालिटी के फॉर्म में देखने को मिल जाता है MNCs की वजह से। कि जो भी इनके इंडिया में लोग सभी देखा 1991 के पहले इंडिया में लोग खुश थे, उसका रीजन क्या था, हर कोई गरीब था।
अब लेकिन लोग दुखी होते जा रहे हैं हाँ, कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। मतलब ऐसा अपन नहीं बोल रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स खुद बोलते हैं कि ना हैप्पीनेस इंडेक्स में किसी भी कंट्री की वैल्यू तब बढ़ती है जब वहाँ पे ना लोग किस स्केल में हो, रिलेटिव स्केल में हो। तो तुम खुद ही बताओ यार, जब भी तुम किसी वर्ल्ड में बड़ी कंपनी की बात करते हो वो हमेशा यूएस से मिलती है, ना तो स्वीडन से, ना नॉर्वे से, ना फिनलैंड से। फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सबका आर्थिक स्तर बराबर है। इवन पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। रीज़न क्या है? कि सब गरीब हैं। तो समझो तुम बात को कि क्लास में एक के नंबर आ रहे हैं टेस्ट में 80 और एक के नंबर आ रहे हैं 150, तो वो क्लास में दोस्त अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा कंपटीशन की फीलिंग रहेगी। यदि तुम सोचो सबके 150 आ रहे हैं तो अच्छा है, या सबके 60 आ रहे हैं तो भी अच्छा है। मतलब या तो अमीर रहो या गरीब रहो, लेकिन रहो हमेशा क्या जीवन में एक जैसे। तो इसलिए अपने भारत में कहा गया है कि दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा किस में होनी चाहिए? बराबर वालों में। हाँ, ताकि हैप्पीनेस बनी रहे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आईएमएफ का भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या योगदान रहा है? प्रकाश डालिए। चलो तो बताओ, आईएमएफ का सबसे पहला योगदान क्या रहा है भारत में? अब 1991 पे मत जाना, उसके पहले जाना। अपन को डायरेक्ट गरीबी नहीं दिखानी अपनी। तो सबसे पहला योगदान क्या रहा है बताओ? कि भारत में जो भी सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था का तंत्र बना है उसको विकसित करने में या कैपेसिटी डेवलप करने में हेल्प किसने की है सबसे ज़्यादा? आईएमएफ ने। फिर सभी ने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एक बार अपन ने करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था, या जो अपन ने पॉलिसी चेंज किए थे, तो ये सब कौन करवाता है अपने से? आईएमएफ। तो एक पॉलिसी चेंज लिख सकते हो, या नीतिगत सलाह मशवरा, पॉलिसी एडवाइस आईएमएफ देती है। जो भी इंडियन स्टैटिकल सर्विस वगैरह बनी है, तो इन सब के पीछे प्राइम फैक्टर कौन था? आईएमएफ। कि आप खुद अपने यहाँ के इंडेक्स बनाओ, खुद की सारी चीज़ें बनाते जाओ। तो जो भी हमारे यहाँ पे डेटा और रिसर्च वाली चीज़ें हुई हैं, ये सब आईएमएफ ने बढ़ावा दिया है। फिर अपन लिख सकते हैं कि आईएमएफ द्वारा समय समय पे भारत को वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। लिखा। अगली चीज लिख सकते हो कि भारत में जो भी एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उस सबके पीछे बाइंडिंग फोर्स कौन था? आईएमएफ। चलो अब आते हैं अपन लास्ट चीज पे जो आईएमएफ की बहुत ज़्यादा काम की है। कुछ एसडीआर का नाम सबने सुना होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो बताओ, इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हमारा एसडीआर बढ़ा दिया जाए। तो एसडीआर बढ़ाने से फ़ायदा क्या हो जाएगा? बेसिकली एसडीआर ना एक तरह से करेंसी होती है, तो जिसको आप इमरजेंसी की कंडीशन में किसी दूसरी कंट्री को बेच के पैसा उससे ले लो। एक रफ टर्म में बता रहा हूँ मैं। तो सिमिलर बेस पे आईएमएफ की सबसे बड़ी यूटिलिटी इंडिया में बताएं क्या है? कि वो क्राइसिस को प्रिवेंट करता है अपने यहाँ। कि अपने यहाँ तुम्हें लगता है ना सुनने में कि फॉरेक्स रिजर्व कितने का है? $600 बिलियन का। तो वो $600 बिलियन तो खुद अपने पास है, जबकि अपन इन टोटल देखें इंडिया का तो लगभग $1300 बिलियन के आसपास हो जाता है। कि लगभग $300 बिलियन तो ना हम कभी भी आईएमएफ से ले सकते हैं, कि हमारे पास जो एसडीआर राइट है उसकी हेल्प से। $100 बिलियन का हमारे पास किसके थ्रू है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। सबने नाम सुना होगा कि एक ब्रिक वालों ने अपना बनाया था। $75 बिलियन का हमारे पास जापान के पास है। हमारे पास करेंसी स्वैप एक्सचेंज एग्रीमेंट है। लगभग $50 बिलियन का हमारे यूएस के साथ है, 50 का फ्रांस के पास है। तो आज की हालत में अपन इंडिया का टोटल फॉरेक्स देखें इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो 1.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाता है। तो इन सब क्राइसिस प्रिवेंशन में किसका हेल्प है? आईएमएफ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। तो पता ही होगा सबके लिए 5 स्तंभ मोदी जी ने बोले थे पहली स्पीच में, लॉकडाउन में, जब बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ आए थे न्यू लुक। तो उन्होंने बोला था इंडिया में टोटल 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है आत्मनिर्भर भारत का पहला स्तंभ? अपनी इकोनॉमी।
और इकोनॉमी को उन्होंने डिफाइन किया था मेक इन इंडिया के फॉर्म से, कि हमें अपनी इकोनॉमी को इतना रोबस्ट बनाना है ना कि हर चीज़ मेक इन इंडिया के फॉर्म में चलती जाए। चलो, सेकंड इन्होंने बोला था वो था अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। शायद जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है ढंग से उनको पता होगा कि जब भी किसी कंट्री में क्राइसिस आती है तो वहाँ पे हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो उसके दो तीन फायदे होते हैं, एक तो फॉरेन कंट्री अट्रैक्ट हो जाती है तुरंत फैक्ट्री लगाने के लिए, सेकंड सरकार अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, और तीसरी चीज़ लोगों को एकदम से रोजगार मिल जाता है। तो जब भी किसी कंट्री में क्राइसिस आती है तो वहाँ पे अपने आप क्या बढ़ाना चालू कर देते हैं अपन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। थर्ड उन्होंने बोला था तो बोला था टेक्नोलॉजी। चौथा पिलर था डेमोग्राफी, कि जो अपनी जनसंख्या है, और पांचवा पिलर था डिमांड। ठीक है, अगली चीज अब जो यहाँ पे सरकार ने बोला था कि बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि भारत विश्व से कटना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम विश्व को भारत पर निर्भर बनाना चाहते हैं, कि जो प्रोडक्ट फॉरेन से हम ला रहे हैं वो तो हम खरीदेंगे, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि उस चीज़ को हम भारत में ही बनाते जाएं और पूरे विश्व भर में बेचते जाएं। तो ध्यान रखना, जो अपने यहाँ 1970-80 के दशक का आत्मनिर्भर भारत था वो अलग था। उस टाइम पे अपना ये था वो कि सब गरीब बन के रहो। अब लेकिन क्या है कि हम भी अमीर बनेंगे और पाकिस्तान वाले भी अमीर बनेंगे, तो अपन को सबको अमीर बनाना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। अब एक तरीका तो वही है संस्थागत, नीतिगत, योजनागत, लेकिन मेरे हिसाब से मत करना, ये वाला तरीका बचा के रखना 11 मार्कर में, क्योंकि पक्का एक 11 मार्कर आएगा जो बन नहीं रहा होगा, और तुमने 5 में ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया फिर मजे नहीं आएंगे। तो बेहतर क्या अपन डायरेक्टली इस पे उपाय पे आ जाओ। तो बताओ, पहला उपाय सबको पता है, सरकार ने क्या बनाया है, बहुत सारी अपने यहाँ क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। जैसे पता होगा उत्तर पूर्वी भारत विकास परिषद, तो ये सारी चीज़ क्षेत्रीय संगठन। सेकंड चीज़, समय समय पर सरकार द्वारा स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं। नाम सुना होगा बुंदेलखंड डेवलपमेंट पैकेज, तेलंगाना डेवलपमेंट पैकेज, मराठावाड़ डेवलपमेंट पैकेज। थर्ड, जो सरकार प्रयास करती है तो टैक्स इंसेंटिव या करों में छूट देती है कि आप पर्टिकुलर जगह इंडस्ट्री लगाओगे तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट चीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे। लिखा। अगली चीज, वर्तमान में सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, नाम लिख सकते हो। 3 प्रोजेक्ट के नाम मेजर लिख देना उसमें, एक भारतमाला, एक सागरमाला, भारतमाला, सागरमाला और ग्राम सड़क योजना। ठीक है, और लास्ट में भी चाहो तो लिख सकते हो कि खासकर अपने यहाँ पे बॉर्डर वाले राज्यों में या सीमांत क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी भारत में सरकार द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सबसे अधिक टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि पर्यटन बढ़े, क्योंकि एकदम से फैक्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो कम से कम टूरिस्ट से एक इनकम आती है उनकी फिक्स। और शायद पिछले हफ्ते या 7-8 दिन पहले भास्कर में एक फोटो भी आई थी लास्ट पेज पे संडे को, कि कश्मीर में जो गुलरेज घाटी है
तो उसमें लिखा हुआ था कि सीमा पार पे उनका कैंपिंग चल रही है, कि नीलम रिवर चल रही है, तो इधर पे टेंट सिटी लगी, इंडिया के लोग जा रहे हैं, बढ़िया टूरिस्ट जा रहे हैं, और अदर साइड पाकिस्तान के लोग टेंट सिटी में आ रहे हैं। तो उसमें ही लिखा हुआ था कि 2019 की सीज फायर के पहले कि नॉर्मल किसान भी नहीं आ पाते थे, अब वहाँ पे हालत है कि टेंट सिटी के जो मालिक हैं उनके लिए लोगों को मना करना पड़ता है फ़ोन पे। तो अब सोचो मतलब कितना लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कि गुलरेज जो जगह है ना, कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, अब वहाँ का हर आदमी मतलब महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है अपना पर टन के थ्रू। चलो अगला आ जाओ, नेक्स्ट। वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी प्रमुख चुनौतियों को बताइए। तो वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो अपन लिख दो रंगराजन समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन क्या होता है, बाकी जो लिखा है लिखना वही है। तो इंडिया में 2 कमेटी बहुत ज़्यादा रही हैं जिन्होंने बहुत बोला है, एक तो रंगराजन कमेटी और दूसरी नरसिम्हा कमेटी जो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनी थी। तो उसने 3 बार अपनी रिपोर्ट में बोला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का ना एक ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल बना लो। फाइनेंशियल इंक्लूजन की टोटल 3 डायमेंशन होती है। तो पहली डायमेंशन होती है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड डायमेंशन होती है अवेलेबिलिटी, और थर्ड डायमेंशन होती है अफोर्डेबिलिटी। तो 3A में काम खत्म हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। चलो नॉर्मल समझ लेते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, आईफोन 15 प्रो मैक्स का नाम सबने सुन लिया होगा। तो बताओ अपने लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है? इंडिया में एक्सेसिबल है कि नहीं है? है, जब भी लॉन्च होगा इंडिया में आ जाएगा। यदि मैं आज की डेट की बात करूं तो अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं है। जब एक्सेसिबल भी हो जाए, अवेलेबल भी हो जाए, अपनी औकात है क्या? तो अफोर्डेबल है क्या? नहीं है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं सकता है। सिमिलर बेस पे कि यदि अपन बैंक खाते की बात करें और जनधन योजना के पहले किसी ने उसका नाम सुना है? एक HSBC बैंक है, हाँ, मतलब एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो ऐसा इनको इंडिया में अमीरों का बैंक कहा जाता था। तो कॉलेज के सामने उसकी ब्रांच थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। तो अपन बाल बच्चे पहुंच जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो मैं उस बैंक पे गया, मैं खाता खुलवाना है। तो उसने बोला था कि जो स्टूडेंट अकाउंट ओपन होता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो कितने रुपए में चालू होता है वो? तो यदि अपन स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एग्जाम्पल ले लें, तो पहली चीज़ तो वो भारत में हर कोने में नहीं था, तो क्या नहीं थी उसकी? एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। सेकंड चीज़, वहाँ पे यदि खाता खुलवाना है तो कितने रुपए चाहिए? 25,000। तो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। 25,000 के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले एक जॉब। तो क्या नहीं थी जॉब की? अवेलेबिलिटी। अब लेकिन अपन बात करें थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते की, तो किसी बैंक में खुलवा सकते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाओ तो वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया, उसमें खुलवा लो। तो हर जगह उस पर क्या हो चुकी है? एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। पैसा खोलने के लिए कितने रुपए चाहिए? 0, तो अफोर्डेबिलिटी हो चुकी है। अब 0 के लिए इनकम चाहिए नहीं है, तो अपने लिए क्या हो चुकी है? अवेलेबिलिटी भी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अपने यहाँ पे क्या हो चुका है? फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। चलो, तो अब भारत में इसके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियाँ, तो बताओ सबसे प्रमुख चुनौती है क्या वित्तीय समावेशन की? भारत में, हाँ, वित्तीय संसाधन ही नहीं है पहली चीज़। तो लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि बैंक नहीं है, ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी दुनिया जान की चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड चीज़, वित्तीय समझ ही नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है लोगों में। अगली चीज़, अपने यहाँ डॉक्यूमेंट बहुत सारे माने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट का बोझ बहुत ज़्यादा है, औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगली चीज़, लीगल कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट चीज़ कि जो भी अपना फाइनेंशियल सिस्टम है वो ना मैन सेंट्रिक है। तो जो भी प्रोडक्ट आते हैं जनरली ना वो पुरुषों के अनुसार बनाए जाते हैं, ना कि महिलाओं की आवश्यकता के अनुसार। तो जेंडर डिस्पैरिटी या लिंग क्या बोलेंगे, असमानता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में कम क्यों होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल डिवाइड। तो करंट टाइम में सबसे बड़ा रीजन क्या हो चुका है, डिजिटल डिवाइड। मेरे हिसाब से क्लास में एक आदि कोई होगा जिसके घर पे मम्मी पापा पेटीएम चला के जानते होंगे, मतलब एक आध दो ही होंगे। मैं तो घर पे मतलब मम्मी पापा को समझा चुका हूँ, फ़ोन पे पेटीएम एटीएम कुछ नहीं होते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बैंक जाओ कैश निकाल के ले आओ। हाँ, मतलब इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं कि घर वालों के साथ कल के दिन फाइन कुछ भी ब्लफ हो कुछ भी हो। अभी तो कल ही परसों पापा वो डेली में दिन में 2-3 मैसेज भेज देंगे, देखो एक मैसेज आया खाते से 72,000 रुपये निकट गए हैं, ये सही है क्या गलत है। फिर कभी आ जाएगा कि वो रमी अमी सर्किल के आते हैं ना, देखे होंगे कि आपके खाते में 22 लाख पड़े हैं। फिर वो कहेंगे इतना पैसा कहाँ से आ गया, कहीं नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो अब सोचो जबकि घर वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वही है ना डिजिटल डिवाइड है कि एक तो अपन कोई कॉन्फिडेंट नहीं है यार अपने अंदर से कि यार पापा को सिखा दिया कहीं ऐसा ना हो, करना था पेटीएम 10 रुपये का, उन्होंने देखे नहीं कितने जीरो करने हैं, तो चलिए 2-4 जीरो बढ़ गए हैं, वापस ही नहीं हो पा रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारत में उद्योग क्षेत्र के मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो बताओ भारत में उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर में समस्याएं क्या हैं सबसे बड़ी, बताओ तुम लोग के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है उद्योग चालू करने में? पैसा समस्या है कि और कुछ समस्या है? पूंजी चलो मैंने सबके लिए 50-50 लाख रुपए दे दिया आज, ऐसा मान लो, और बोला इंडस्ट्री चालू करो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ, पहली चीज़ तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि तुम इंडस्ट्री चालू करोगे तो काय पे करोगे। सेकंड चीज़, अपने यहाँ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है कि जो नियम कानून है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल भी मैंने मतलब रिसेंटली पता किया कि जैसे अपन लोग जो भी अपन शहर से आते हैं अपना कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि अपन नीचे तो दुकान निकाल देते हैं ऊपर 4 कमरे निकाल देते हैं, तो अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंदौर में ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो नगर निगम की है या तो कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है, क्या बनती है, रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल बनाओगे तो बहुत आसानी से परमिशन मिल जाएगी, कॉमर्शियल बनाओगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, बट रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल मिक्स करोगे तो 40 प्रकार की रसीदें कट जाती है उसमें। इनकी एनओसी लेके आओ, उनकी एनओसी लेके आओ, ट्रैफिक पुलिस की एनओसी लेके आओ कि पार्किंग दो कि नहीं दोगे। अब खुद ही सोचो यार, किसी आदमी का प्लॉट हो 15x50 का या 15x40 का, अब वो पार्किंग कहाँ से देगा? बोले थी आपको दुकान देनी है तो एक पार्किंग भी देनी है, उसने बोला थी मैंने पार्किंग दे दी, तो मतलब बचेगा क्या नीचे घर में? मतलब 40 फुट वैसे ही गहराई थी, 15 फुट की पार्किंग छुड़वा दी है, तब दुकान खोले के आदमी जाएगा। अब उसने बोला थी मैं चला भी जाऊँ, तो बोले सीढ़ी कहाँ से बनाऊँ? बोले सीढ़ियाँ बाहर से नहीं लेकर जा सकते हो, तब बचे कहाँ जगह रही है। तो अपने यहाँ पर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सन बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। चलो उसके बाद अगली समस्या स्किल्ड मैन पावर की समस्या है। नेक्स्ट चीज़, अपने यहाँ पे जो सप्लाई चेन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटी में हैं, छोटे शहरों में सप्लाई चेन सिस्टम कुछ है ही नहीं अपने यहाँ पे। सप्लाई चेन का सिंपल सा एग्जांपल मान लो कि फ्लिपकार्ट से तुम कोई इंदौर में एक कपड़ा मंगाते हो, जीन्स मंगाते हो, 1 दिन में आ जाता है, वही अपने गांव में बनाओ 7 दिन में आता है, फिर रिटर्न करना हो तो फिर भूल ही जाओ, तो जब तक तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तक कपड़े नहीं आ पाएंगे। तो वही सप्लाई चेन होगी सिंपल से टर्म्स में। अगली चीज़, अपने यहाँ पे ना इंपोर्ट गुड्स से कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि चाइना से बनने आने वाला सस्ता माल। और सबसे बड़ी समस्या है अपने यहाँ पे ना कि सरकार के साथ ना नीतियाँ बदल जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी पॉलिसी पूरी नहीं आ जाती है।
और जब भी किसी को टाइम मिले, मतलब मिल ही जाएगा 2-4-6 दिन में ना, एक अमरावती प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना कि जो अमरावती प्रोजेक्ट आ रहा था ना, नई राजधानी बननी थी आंध्र प्रदेश की ना, तो वहाँ पे बेचारा उन किसानों के वीडियो देखना है, मतलब उनकी हालत देखना कि मतलब किसी आदमी के पास 1-1.5 एकड़ ज़मीन थी ना, तो उसने इसलिए दे दी वहाँ पे कि बोला गया कि जब अमरावती न्यू कैपिटल बनेगी तो तुम्हारे लिए पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू ऐसा इंटेलिजेंट आदमी था, तो उसने बोला हम पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें क्या करेंगे कि 50% का प्लॉट एरिया दे देंगे। तो किसी किसान ने क्या सोचा है कि ठीक है 2 एकड़ या 1.5 एकड़ ज़मीन जा रही है, बाद में 15,000 स्क्वायर फीट भी ज़मीन मिल गई राजधानी के अंदर, कितनी महंगी होगी। अब वो अमरावती प्रोजेक्ट पता ही होगा सबके लिए, 2019 के बाद से कुछ भी नहीं हो चुका है। तो हालत ये है ना, किसानों के पास की ज़मीन बची नहीं है, खाने के लिए है नहीं है, और वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं कि हम पैसा लेंगे नहीं आपसे, हम क्या लेंगे आपसे, लैंड पूलिंग में ज़मीन लेंगे। तो मतलब क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडिया में कि गवर्नमेंट के साथ चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। तो वहाँ पे लगभग 3 लाख किसान फंसे हुए हैं अमरावती प्रोजेक्ट में। सोचना, पूरा एक नया शहर, मतलब राजधानी बसानी थी, कितने किसानों ने अपनी ज़मीन दी होगी। तो मतलब वहाँ पे एक जगह है गुंटूर और विजयवाड़ा, उसके बीच में बनानी थी, मतलब 7-8 लाख हेक्टेयर ज़मीन किसी काम की नहीं बची है। मतलब ना तो वहाँ कैपिटल जानी है, जिनने इन्वेस्ट किया वो बाहर जा चुके हैं, बड़े बड़े व्यापारी, उनका तो जो पैसा था थोड़ा बहुत फंसा है। बेचारा किसान अपना इंतजार में है, कब कॉलोनी कटेगी, कब प्लाट मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राजकोषीय नीति का निर्माण और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में किन किन लक्ष्यों को पूरा किया जाता है? इस नीति के उपकरणों, मतलब टूल्स को क्या बोलना चाहिए हिंदी में, कुछ होना चाहिए था, उपकरण तो नहीं होना चाहिए। टूल्स ना, हिंदी में टूल्स ही बोलते हैं। हाँ। अच्छा, हिंदी में उपकरण ही आएगा, ठीक है। मुझे लगा ऐसा नहीं उपकरण अप्लायंसेस टाइप का हो गया, पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन किसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे? राजकोषीय नीति को। तो इंट्रोडक्शन इस फॉर्म में लेके जाना था। ठीक है, तो बढ़िया उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। और डेफिनेशन किसके अनुसार लिख देते हैं अपन? FRBM एक्ट के अनुसार। फिर बनाते हैं अगली चीज में कि भारत में जो राजकोषीय नीति है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो करता है केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय। ध्यान रखना, निर्माण वित्त मंत्रालय नहीं करता है, निर्माण हमेशा सरकार करती है पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन क्रियान्वयन हमेशा वित्त मंत्रालय करता है। लिखा? चलो अगली चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके द्वारा किन लक्ष्यों को पूरा किया जाता है? तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है इसके द्वारा कि ये ना मौद्रिक नीति को दिशा प्रदान करती है, कि जो फिस्कल पॉलिसी है ना वो हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे डिजाइन करना है। क्योंकि सबको पता होगा फिस्कल पॉलिसी 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होती है और मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ 1 साल के लिए होती है। ठीक है। सेकंड चीज, ये ना हमारे यहाँ पे कीमतों के लक्ष्यों को या फिर इन्फ्लेशन को रोकने में मदद करती है, कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हेल्प करती है अपने यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव कौन करता है? अपने मॉनेटरी पॉलिसी। सबने पढ़ा ही होगा, 4% प्लस माइनस 2% वो अलग हो गया। ठीक है। अगली चीज, अब एक होता है आर्थिक वृद्धि और दूसरा क्या होता है? आर्थिक विकास। तो जो आर्थिक वृद्धि है वो कौन डिफाइन करती है अपने यहाँ पे? मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कौन डिफाइन करता है? फिस्कल पॉलिसी। अगली चीज, आय का समान रूप से वितरण, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, रोजगार का निर्माण। और सबसे लास्ट में कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैं उन सब के लिए मैनेज कौन करता है अपने यहाँ पे? फिस्कल पॉलिसी।
बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या जो भी किसी भी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा फिस्कल पॉलिसी पर डिपेंड होती है उसकी। चलो अब इसके उपकरण या इसके टूल्स, तो सबसे पहला उपकरण क्या हो जाता है इसका, टैक्सेशन। सेकंड तुम्हारा हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी खर्चा। अगला हो जाता है तुम्हारा सब्सिडी। नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारे यहाँ पे फिस्कल इंसेंटिव। फिस्कल इंसेंटिव मतलब सरकार बोलती है ना, ये काम करोगे तो हम आप इस स्टेट के लिए इतना % देंगे, इस स्टेट के लिए इतना देंगे, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा बजट। अगला हो जाता है तुम्हारा पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सबको पता होगा। कुछ अपने यहाँ पे टी बिल्स वगैरह आते हैं, नाम पड़ा होगा गवर्नमेंट के, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हाँ वो सब। और सबसे लास्ट में लिख सकते हो फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट। पता होगा हर स्टेट के प्लस केंद्र सरकार का रहता है कि आप अधिकतम इतने डेफिसिट में जा सकते हो, उससे ज़्यादा डेफिसिट की लिमिट आपके लिए है नहीं है भारत में। मतलब किताबों में है, रियल में तो वैसा पता नहीं है कि नहीं है। तो इंडिया में पता ही होगा जो पंजाब है वो लगभग 35% फिस्कल डेफिसिट पे चल रहा है, और लिमिट स्टेट को सेट की गई थी 6%। ठीक है, तो मतलब वो तो मुझे पता नहीं था, अभी 2-3 दिन पहले वो आज तक का वो अड्डा करके आता है उनका, वो डिबेट चल रही थी, तो उसमें मामा बैठे थे इंटरव्यू देने, तो उसने पूछा न्यूज एंकर ने मामा से कि आप फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हो, तो मामा ने बोला कि पंजाब 35% पे है, दिल्ली इतने % पे, हम तो सिर्फ 17% भी पहुँच पाए हैं। वो डोकरा कि नहीं 6% टारगेट है, तो मामा कह रहे देखिए कि वो छत्तीसगढ़ बढ़ के अभी 22% पे चला जाएगा, आज भी 17% पे है। तो मुझे समझ में आया नहीं, वो सब किताबों में पढ़ते हैं अपन, मानता कोई नहीं है इसके लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वर्तमान में सामान्यतः कृषि आय का साधन नहीं रही है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, तथा कृषि के क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाले भाई साहब का। बताओ कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन वाले? स्वामीनारायण, स्वामीनाथन, अच्छा मैं स्वामीनारायण लेके आ गया, हाँ, लिख लिया। तो बेसिकली जब इन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी ना, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत में कृषि आय का साधन नहीं, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि किसान खेत बेच के जाते जाएंगे। तो इसलिए में ज़रूरत किसकी है अब, अपने यहाँ एवरग्रीन रेवोल्यूशन की। ठीक है, फिर अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस कथन का आशय क्या है कि भारत में किसानों की आय घटती जा रही है, अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन, दुनिया जान की चीज़ों से क्या अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, इसलिए किसान दूसरे क्षेत्रों की तरफ आकर्षित या प्रभावित हो रहे हैं। फिर अपन लिख देंगे, फिर अपन लिखेंगे अगली चीज़ में कि कृषि क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। तो बताओ सबसे पहला मुद्दा क्या है अपने यहाँ पे कृषि क्षेत्र में, जो अभी चल रहा है, बाहर दिख ही रहा है, मानसून पर निर्भरता सबसे बड़ी चीज़। तो सेकंड चीज़ जलवायु परिवर्तन, जो और बड़ा मुद्दा है। मतलब अपन लोगों ने विजुलाइज नहीं किया था ना, अपन उसको कर पा रहे थे। एक आर्टिकल आया था जनसत्ता में, वो पढ़ के मुझे वाकई में सही लगा। तो उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था, जो भी आदमी था कोई यहाँ पे IIT दिल्ली के कोई प्रोफेसर, तो उन्होंने लिखा था इसको। तो उन्होंने बोला था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में क्लाइमेट चेंज हो चुका है, बोले बट इंडिया में मानसून का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने 2017 से एग्जाम्पल लिया है, तो उन्होंने बोला पूरे इंडिया में ये चल रहा है 2017 के बाद से, पिछले 6 साल से ना, कि हमारे यहाँ पे जुलाई में जो मानसून होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल चलता है, कि मानसून अपना जून में आ जाएगा, जुलाई में नॉर्मल चलेगा। जैसे ही अगस्त आएगा ना, और मानसून इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और एकदम समर कंडीशन बन जाएगी। और जैसे ही सितंबर आएगा तो मानसून अपने पीक पे आ जाएगा। तो 2017 के पहले जो अपने यहाँ मानसून था ना, उसका पीक रहता था जुलाई और अगस्त में,
तो उन भाई साहब ने लिखा था उस आर्टिकल के थ्रू ना, यदि ये सेम पैटर्न 2-3 साल और चल गया तो इंडिया में खरीफ का सीजन खत्म हो जाएगा। बोले आप किसान बेचारा कितने साल घाटा सहेगा। उसने उनका एग्जाम्पल लिया था सोयाबीन वाले किसानों का कि बोले आपने जुलाई में फसल लगाई थी, फिर अब उन्होंने क्या किया कि अगस्त में तो जैसे तैसे पानी दे दिया अपनी तरफ से, खेतों में मोटर लगा के, कुओं के तरीके, ठीक है सोयाबीन में पानी रहेगा, लेकिन सितंबर में जो पानी गिरना चालू होता है इतनी हाई स्पीड में ना, तो बोले सोयाबीन की फलियाँ गिर जाती हैं। तो जो भी मतलब 100% होना चाहिए प्रोडक्शन ना, वो 30 से 40% हो जाता है। तो बोले अभी तो मन मोजाम्बिक से काम चला रहे हो, कब तक काम चला पाओगे। तो उसमें लिखा था कि इंडिया की जो फूड इनसिक्योरिटी आ रही है वो ये शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ मानसून लेके आ जाएगा इंडिया में अगले 5-6 साल के अंदर। तो अभी उन्होंने इसलिए बोला क्लाइमेट चेंज की 6 साल का मॉडल है, जब 15-20 साल कंटिन्यू चल जाए तो हो सकता है इसको सही मान सकते हैं वो। चलो अगली समस्या जो अपने यहाँ पे है कि मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है खेती में। वही तरीका दादा का था, वही पापा का है, वही अपना है, वही बेटे का होगा। नेक्स्ट चीज, इंश्योरेंस कवर बहुत कम मिलता है किसानों को। नेक्स्ट चीज जो अगली समस्या है सबसे बड़ी कि प्राइस ना अपने यहाँ सीजन टू सीजन बदल जाते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस नहीं होती है। सेकंड ट्रेंड इंडिया में जो है कृषि में ना कि अपने यहाँ ना जनरली हर कंट्री में जो परचेसिंग होती है तो परचेसिंग होती है फिस्कल परचेसिंग कि सरकार के लक्ष्यों के अनुसार, और भारत में इसको बोलते हैं इलेक्शन परचेसिंग या चुनावी खरीदी। तो जब भी किसी भी राज्य का चुनावी वर्ष आता है तो वहाँ पे सरकारी खरीदी एकदम से बढ़ जाती है, और जैसे चुनाव खत्म होते हैं उस साल खरीदी न्यूनतम हो जाती है, फिर 1-2 साल न्यूनतम चलेगी, फिर एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है। और लास्ट बड़ी जो समस्या है अपने यहाँ पे ना, तो वो वित्तीय अनुशासन नहीं है किसानों के पास। वित्तीय अनुशासन का मतलब क्या है कि किसान ना उसको पता रहता है जब भी चुनाव आएंगे कर्ज माफ़ी हो जाएगी, तो बढ़िया कर्जा लेते जाओ, 4-1 साल वेट करो, फिर कर्ज माफ़ी कर देगा सरकार। तो वो करने नहीं चाहता है कि खेती में सुधार करना चाहता है, या जो पैसा कमा के उसको खेत में लगाना नहीं चाहता है। पहले कर्ज वर्ज माफ़ी होती नहीं थी तो बेचारे को लगता था कि जो भी पैसा कमाया उसका 10-20% खेत में खर्च करो ताकि कम से कम खेती चलती रहे। चलो 2 पेज का क्वेश्चन है, तो अपन लगभग मान के चलो कि 1.5 मतलब आधे पेज के आसपास अपन इसको डिफाइन करेंगे, और बाकी अपन किस में आ जाएंगे मुद्दों पे, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली समाधान भी देना है यहाँ पे। और सबसे लास्ट में अपनी तरफ से क्या लिख दोगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्न तरीकों को या निम्न साधनों को अपनाया जा सकता है। और वहाँ भी लिखना हो तो नाम लिख सकते हो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर संसदीय समिति के सुझाव। और जो सबसे अच्छी कमेटी बनी थी वो बनी थी 2019 में, और वरुण गांधी उसके अध्यक्ष थे। तो लिख सकते हो वरुण गांधी समिति के अनुसार। और शायद सबको पता भी होगा कि वरुण गांधी बहुत वोकल है इसमें, कि मतलब बार-बार अच्छे स्टेटमेंट और अच्छे आर्टिकल लिखते हैं वो एग्रीकल्चर पे, किसानों को लेकर। तो वरुण गांधी समिति भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन खुद ही अपने आप को बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन के टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है अच्छी कर्ण प्रणाली की विशेषताओं को बताइए। तो बताओ अच्छी कर्ण प्रणाली की विशेषता क्या होती है? सबसे पहली चीज बहुत सरल होती है या सिंपल होती है, जो सबसे पहली विशेषता अच्छी कर्ण प्रणाली की। सेकंड चीज ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता होती है। अगली चीज अच्छा कर सभी पे लगता है या इक्विटी होती है, अमीर हो या गरीब हो सभी पे समान रूप से कर लगता है। अगली चीज कर प्रणाली में ना खुद ही ऐसी होनी चाहिए कि करों का अधिकतम डिपोजिशन हो जाए या एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो, कि लोग अपने आप कर जमा करने के लिए उत्सुक रहें।
अगली चीज, कर प्रणाली में 10 से 15 वर्ष तक की निश्चितता रहती है। भाई याद आ रहा होगा दहेसाला, उसी टाइप से कुछ अच्छा था। और सबसे लास्ट में इसकी चीज़ क्या होती है अच्छी कर प्रणाली में ना, कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यदि कोई एकदम से समस्या आ जाए तो लोगों के लिए एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट आ जाओ, भारत की कर प्रणाली के दोष। तो सबसे पहले तो क्या है, अपने यहाँ पे मल्टीपल टैक्स हैं। सेकंड चीज, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कंप्लायंस कॉस्ट मतलब बेसिकली कि यदि कोई आदमी अपना टैक्सों का भुगतान करना चाह रहा है तो उसके लिए सुलभ रूप से नहीं है वो कि टैक्सों का भुगतान कर पाए। कि जैसे अपनी क्लास में मुझे मिला लो, अपन सबकी बात कर लो कि एक भी आदमी नहीं होगा जो अपना ITR फाइल कर पाए, और तुमने यदि ITR फाइल कर दिया तो बदले 5,000 की पेनल्टी लग जाए। वो कहेंगे तुमने वो कॉलम छोड़ा नहीं है। मतलब मेरे पास लास्ट ईयर मुझे लगा है 2,500 रुपये फाइन। तो मैं तुम लोग को उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि ग्रो ऐप का नाम सुना होगा। एक वो शेयर खरीदने वाली ऐप है। तो मतलब कहते हैं ना किस्मत खराब आदमी कुछ भी कर लेता है। तो मैंने ना टाटा मोटर्स के शेयर खरीद के रखे हैं, अभी भी है मेरे पास। और मैंने लिए थे कितने शेयर, 10, बस इससे ज़्यादा नहीं लिए मैंने। और वो 438 रुपये के आसपास थे। मतलब इतने रुपए मैंने खर्च किए। और मैं वहाँ पर बताना भूल गया उसके लिए, जब वो फाइल कर रहा था कि मैंने इतने रुपये इसमें भी लगाए हैं। तो बाद में आजकल वेरीफाई तो सब हो जाते हैं। तो बाद में मुझे 2,500 रुपये की पेनल्टी लगी है कि आपने अपनी इनकम को डिस्क्लोज किया है। क्योंकि अभी ये शेयर कितने का चल रहा है, जब फाइल किया लगभग 510 रुपये का। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट गेन हो रहा था वो मुझे 800 रुपये प्रॉफिट गेन हो रहा था। तब मुझे सरकार को इस पर कितने रुपये टैक्स देना था, 80 रुपये। तो मैंने 80 रुपये नहीं दिए हैं, तो इसमें मुझे पेनल्टी कितने रुपये की देनी पड़ी है, 2,500। तो अपने यहाँ पे लूप होल है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इस चीज़ का, मैंने तुरंत बेच दिए अगली साल फंडिंग नहीं है चक्करों में, ठीक है। तो ये अपने प्रॉब्लम हो जाती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टैक्स इवेजन। लोग करों का भुगतान नहीं करते हैं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में कि GST ने इसमें कहाँ तक मदद की है। तो सबसे पहले GST ने क्या की है कि अपने यहाँ पे ना यूनिफॉर्म टैक्स रेट ला दिया है। अब ध्यान रखना, एक होता है मोनो टैक्स रेट और एक होता है यूनिफॉर्म। मोनो मतलब पूरे देश में एक ही कर प्रणाली चलेगी, 5%, 8%, 10%। यूनिफॉर्म मतलब आपने एक जैसी वस्तुओं को एक टैक्स कैटेगरी में रखा है। ऐसा नहीं कि एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है 18% में, एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है 5% में, तो ये नहीं कहलाएगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब पूरे बिस्किट कितने में आएंगे, 8% या 5% में। और मोनो मतलब हर प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी एक जैसे टैक्स रेट में। चलो सेकंड GST ने क्या किया अपने यहाँ पे कि टैक्स बेस को बढ़ावा दे दिया कि इंडिया का जो टैक्स बेस है वो बढ़ चुका है, करों का भुगतान करने वाले लोग बढ़ चुके हैं। अगली चीज सिंपलिसिटी या सिंप्लीफिकेशन कर दिया है GST ने। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। लास्ट चीज, सेकंड लास्ट, GST ने E-फाइलिंग सिस्टम डेवलप किया है। E-फाइलिंग मतलब आपको पूरी चीज़ें नहीं बननी है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का कोड डालना है। वो GST अपने आप, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि किस कंप्लायंस कैटेगरी में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ GST ना इंडिया में टैक्स बैरियर ख़त्म कर दिए हैं कि एक स्टेट से दूसरे से अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर थे, तो वो ख़त्म हो गए हैं। लिख लिया, चलो खत्म।